हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल नर्सिंग विश्वता। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एंड इसके अलावा प्रैक्टिकल के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज हम डिस्कशन करेंगे प्लेसेंटा के बारे में, एंड इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटल सर्कुलेशन, प्लेसेंटल सरफेस, प्लेसेंटल प्लेट्स, सारी चीज़ों को हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। आज को सब बेहतर सीख के जाओगे। तो चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। प्लेसेंटा यूटेराइन वॉल से अटैच होता है। यूटेराइन वॉल का मतलब मदर का जो यूटरस होता है ना, उससे प्लेसेंटा अटैच होता है। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, ये रहा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन को बनाए रखता है। मतलब मदर और फीटस के बीच में अगर कोई कनेक्शन बनाने का काम कर रहा है तो वो करता है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि फीटस से और प्लेसेंटा से अटैच होता है, जो कि मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन को बनाए रखता है। एंड अगर हम प्लेसेंटा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो प्लेसेंटा जो होता है डिस्कॉर्ड कहते हैं इसे, हिमोकोरियोनल एंड डेजुडुइस। तो आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसे हम डिस्कॉर्ड क्यों कहते हैं। प्लेसेंटा को डिस्कॉर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है वो डिस्क शेप का होता है। डिस्क शेप का मतलब जो आपके छत पे होता है डीटीएच, जिसके थ्रू हम बहुत सारे चैनल्स को देखते हैं, उसी शेप का होता है। मतलब जो हमारा प्लेसेंटा है वो डिस्क शेप का है, इसलिए हम इसे डिस्कॉर्ड कहते हैं। ठीक है। इसे हीमोकोरियोनल इसलिए बोलते हैं, हीमो का मतलब ब्लड एंड कोरियोनल का मतलब कोरियोन से, क्योंकि जो कोरियोन होती है वो मैटरनल ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, इसीलिए इसे हीमोकोरियोनल बोलते हैं। बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द कोरियोन विद द मैटरनल ब्लड, इसलिए इसे हम हीमोकोरियोन के नाम से जानते हैं। तीसरी बात यह है कि इसे हम डेजोडुएट कहते हैं। अब डेजोडुएट क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग द पास्चुरेशन के टाइम पे मैटरनल टिश्यू जो होती है वो सैड अप हो जाती है, इसलिए इसे डेजोडुएट कहते हैं। बिकॉज सम मैटरनल टिश्यू इज सैड अप एट पास्चुरेशन। अब पास्चुरेशन और पास्चुरेंट क्या होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। पास्चुरेंट का मतलब ये होता है कि वह पेशेंट जो लेबर के लिए लेबर रूम में है वो पास्चुरेंट है। जैसे इसके लास्ट में एंट आ रहा है, दैट मीन्स इज़ अ पेशेंट इन लेबर। जो पेशेंट लेबर में है उसे हम पास्चुरेंट कहते हैं। और पास्चुरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। मतलब पास्चुरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बेबी को बर्थ करते हैं। तो पास्चुरेशन एक प्रोसेस हुआ, और पास्चुरेंट का मतलब वो पेशेंट जो लेबर रूम में है, जिसका लेबर होने वाला है, वो पास्चुरेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं प्लेसेंटा के कुछ एनाटॉमी के बारे में, कुछ ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि प्लेसेंटा का शेप कैसे होता है, उसका डायामीटर, इस सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो प्लेसेंटा का जो शेप होता है ना, वो सर्कुलर शेप का होता है। सर्कुलर शेप कह सकते हैं या डिस्क शेप का होता है। ठीक है। एंड इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है हमारे प्लेसेंटा का, वो थिक होता है, जबकि फेरी फेरी पोर्शन की बात करें तो वो थिन होती है। ठीक है। थिन का मतलब पतला होता है, एंड जो सेंट्रल पोर्शन है वो थिक मतलब मोटा होता है, और पेरीफेरल पोर्शन पतला होता है। नॉर्मल अगर थिकनेस की बात करें प्लेसेंटा की तो 3 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है। एंड अगर हम प्लेसेंटा के डायामीटर की बात करें तो ये 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है। डायमीटर ऑफ द प्लेसेंटा 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है। एंड अब अगर वेट ऑफ द प्लेसेंटा एट टर्म बात करें तो 500 ग्राम का होता है। इसलिए अगर हम फीटस और प्लेसेंटा के बीच में अगर रेशियो को निकालते हैं तो 1:6 आता है। मतलब जो हमारा प्लेसेंटा का वेट है वो 500 ग्राम है, और जो फीटस का ग्राम होता है वो 3000 ग्राम का होता है, मतलब 3 kg का होता है। तो इस तरीके से हमारे प्लेसेंटा और फीटस के बीच में जो रेशियो आता है वो 1:6 आता है। ठीक है।
अब ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा अब तक प्लेसेंटा के बारे में। हमने ये पढ़ा कि प्लेसेंटा जो है डिस्कॉर्ड होता है क्योंकि इसका शेप जो होता है वो डिस्क शेप का होता है। हीमोकोरियोन लोग कहते हैं क्योंकि ये मैटरनल ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, इसलिए इसे हीमोकोरियन बोलते हैं। डेजुडिएट कहते हैं क्योंकि ये ड्यूरिंग द पाश्चुरेशन के टाइम पे मैटरनल की जो टिश्यू है वो सेटअप हो जाती है, इसलिए इसे डेजुडिएट कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमने पास्चुरेंट और पास्चुरेशन के बीच में डिफरेंस समझा कि वह पेशेंट जो लेबर रूम में है वो पास्चुरेंट है, और पास्चुरेशन का मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू गिविंग द बर्थ मतलब बेबी बर्थ होता है वो पास्चुरेशन कहलाता है। एंड इसके अलावा अगर इसके शेप की बात करें तो सर्कुलर शेप का होता है, डिस्क शेप का होता है। एंड इसकी सेंट्रल पोर्शन थिक होती है एंड पेरिफेरल पोर्शन थिन होती है। इसकी जो नॉर्मल थिकनेस होती है 3 सेंटीमीटर की होती है, और डायामीटर की बात करें तो 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है। एंड प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम होता है, और इन दोनों प्लेसेंटा और फीटस की जो रेशियो होता है 1:6 होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि फीटस और प्लेसेंटा का रेशियो, तो उस टाइम पे हमें 6:1 करना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेसेंटा के सरफेस के बारे में। प्लेसेंटा की दो सरफेस होती हैं, पहला फीटल सरफेस और दूसरा मैटरनल सरफेस। तो सबसे पहले हम फीटल सरफेस के बारे में जानते हैं। फीटल सरफेस को हम कोरियोनिक फ्लैट भी कहते हैं। ठीक है। जो कि स्मूथ और ग्लिस्टरिंग एमनियोन से कवर्ड होता है, और उसके सेंट्रली में अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है। ठीक है। और ये फीटल सरफेस जो होता है वो प्लेसेंटा का कम से कम 4/5 पोर्शन होता है। मतलब फीटल सरफेस अपना 80% प्लेसेंटा को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, और फीटस का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है उसे हम कोरियोनिक फ्रंडोशम कहते हैं। ठीक है। ये कोरियोनिक फ्रंडोशम जो कि इसका 80% भाग जो होता है प्लेसेंटा को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं मैटरनल सरफेस की, जिसे हम बेसल प्लेट के नाम से भी जानते हैं, जो कि रफ और स्पॉन्जी होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे। इसका जो कलर होता है मैटरनल ब्लड की वजह से डल रेड कलर का होता है, और ये मैटरनल सरफेस जो होता है 1/5 पोर्शन ऑफ द टोटल प्लेसेंटा। मतलब ये मैटरनल सरफेस अपना 20% ही प्लेसेंटा को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब इसका जो कंपोनेंट होता है मैटरनल सरफेस का वो 20% ही अपना इन्वॉल्व होता है प्लेसेंटा को बनाने में, मैटरनल सरफेस को बनाने में। ठीक है। और इसमें मैटरनल सरफेस के साइड में ही कम से कम 15 से 20 कॉटलीडॉन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अब 15 से 20 कॉटलीडॉन्स अगर प्रेजेंट हैं तो एक कॉटलीडॉन्स में 4 स्टेम बिलाई हुई, और इस स्टेम बिलाई को फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा भी कहते हैं। तो अगर एक कॉटलीडॉन 4 स्टेम बिलाई बनाती है, तो हमने बात किया था कि हमारे प्लेसेंटा में कम से कम 15 से 20 जो कॉटलीडॉन्स होती है, और एक कॉटलीडॉन 4 स्टेम बिलाई बनाती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ द स्टेम बिलाई जो होगी कम से कम 50 से 60 के बीच में होगी। मतलब 50 से 60 बिलाई जो होंगी एक प्लेसेंटा में प्रेजेंट होंगी। ठीक है। क्योंकि 15 से 20 कॉटलीडॉन्स है और एक कॉटलीडॉन 4 स्टेम बिलाई बनाती है, तो टोटल नंबर ऑफ द स्टेम बिलाई 50 से 60 होंगी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लेसेंटल सर्कुलेशन के बारे में। यह प्लेसेंटल सर्कुलेशन दो तरीके से होता है, पहला यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन और दूसरा फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन यूट्रस पार्ट होता है हमारे मैटरनल साइड का, इसलिए इसे हम मैटरनल सर्कुलेशन भी कहते हैं। मतलब यह जो सर्कुलेशन होगा यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में होगा, इसलिए इसे हम यूट्रो प्लेसेंटा सर्कुलेशन कह रहे हैं। सर्कुलेशन फ्रॉम द डेजिडुआ, अब डेजिडुआ किसका पार्ट है? मैटरनल का पार्ट है। टू द इंटरविलस स्पेस, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को कि सर्कुलेशन फ्रॉम द डेजिडुआ टू द इंटरविलस स्पेस। मतलब यह जो सर्कुलेशन है डेजिडुआ से लेकर के इंटरविलस स्पेस तक होता है। ठीक है। और फिर से ये ड्रेन कर दिया जाता है मैटरनल डेजिडुआ में बाय द यूटेराइन वेन।
मतलब ये जो यूटेराइन वेन है या ब्लड को ड्रेन कर देता है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात हम क्या समझ रहे हैं कि हमारी यूटेराइन जो आर्टरी है वो इंटरविलस स्पेस में ब्लड को लेके आ रही है, ठीक है। वहाँ पे ब्लड जो है फ्लो हो रहा है। फिर इस ब्लड को यूटेराइन वेन के थ्रू ड्रेन कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब यूटेराइन आर्टरी ब्लड को लेके आई और इंटरविलस स्पेस तक लेकर गई, और फिर इंटरविलस स्पेस से यूटेराइन वेन के थ्रू इस ब्लड को ड्रेन कर दिया गया, ठीक है। यह जो यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन है, इट स्टार्ट फ्रॉम 12 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यह फर्टिलाइजेशन के आफ्टर 12 डे स्टार्ट होता है यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन मैच्योर प्लेसेंटा 500 ml। मतलब जो मैच्योर एक प्लेसेंटा होती है उसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो 500 ml होता है, जिसमें से 350 ml जो ब्लड है वो बिलाई सिस्टम में रहती हैं, और उसमें से 150 ml जो ब्लड है इंटरविलस स्पेस में रहती है। मतलब जो हमारा 500 ml ब्लड जो मैच्योर प्लेसेंटा में था उसमें से 350 विलाई सिस्टम और 150 इंटरविलस स्पेस में, टोटल कितनी हुई हमारी 500 ml, जो कि एक मैच्योर प्लेसेंटा में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो इंटरविलस स्पेस है, अभी हमने बात किया कि हमारी जो इंटरविलस स्पेस है उसमें 150 ml ब्लड जो है वो फ्लो करता है रहता है। इंटरविलस स्पेस ब्लड फ्लो एट टर्म एस्टिमेटेड 500 से लेकर के 600 ml पर मिनट। अभी हमने बात किया कि हमें हमारी जो इंटरविलस स्पेस है उसमें 150 ml ब्लड है। नेक्स्ट हमने बात किया कि जो इंटरविलस स्पेस है उसमें 500 से 600 ml ब्लड पर मिनट जो है वो फ्लो हो रहा है। तो 500 से 600 ml ब्लड आया कहाँ से? तो जो ब्लड हमारे इंटरविलस स्पेस में 150 ml ब्लड है उसको 3 से 4 बार रिप्लेस होना पड़ता है पर मिनट, ठीक है। पर मिनट 3 से 4 बार रिप्लेस्ड होगी तभी इंटरविलस स्पेस में जो ब्लड फ्लो होता है वो 500 से 600 ml पर मिनट फ्लो होता है। आई बात समझ में? हमने क्या कहा कि जो हमारी प्लेसेंटा एक मैच्योर जो हमारी प्लेसेंटा है उसमें 500 ml ब्लड है, जिसमें से 350 ml बिलाई सिस्टम में और 150 ml हमारे इंटरविलस स्पेस में है। और हमारे जो इंटरविलस स्पेस में उसमें ब्लड फ्लो जो होती है एट टर्म 500 से 600 ml पर मिनट होता है। इसका मतलब जो हमारे विलाई सिस्टम में 150 ml ब्लड है उसको 3 से 4 बार रिप्लेस्ड होना पड़ेगा पर मिनट, तभी तो 500 से 600 ml पर मिनट फ्लो होगा इंटरविलस स्पेस में, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ इंटरविलस स्पेस। मतलब जो इंटरविलस स्पेस है उसकी नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम बात करें जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उस टाइम पे 30 से 50 mmHg प्रेशर होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें यूटेराइन जब रिलैक्स होती है तो यह जो प्रेशर होता है वो 10 से 15 mmHg होता है। मतलब जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसका जो प्रेशर है वो 30 से 50 के बीच में रहेगा, 30 से 50 mmHg। और जब यूट्राइन रिलैक्स हो जाएगी तो ये जो प्रेशर है वो 10 से 15 mmHg हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेशर इन यूटेराइन आर्टरी, जो यूटेराइन आर्टरी है उसका प्रेशर कितना होता है, उसमें प्रेशर कितना होता है। तो जो यूटेराइन आर्टरी होती है उसमें अगर प्रेशर की बात करें तो 70 से 80 mmHg होता है, ठीक है। मतलब यूटेराइन आर्टरी की जो प्रेशर है वो 70 से 80 mmHg है, ठीक है। अगर अब बात करें कि यूटेराइन वेन की कितनी प्रेशर होता है तो उसका जो प्रेशर होता है वो 8 mmHg होता है, ठीक है। मतलब यूट्राइन आर्टरी 70 से 80 mmHg और यूट्राइन वेन में 8 mmHg प्रेशर होता है। एंड इसके अलावा हम ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात कर ले कि यूटेराइन आर्टरी में ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना होता है तो 90 से 95 mmHg जो होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है यूटेराइन आर्टरी का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इसको पहले हम समराइज कर लेते हैं कि हमने अब तक प्लेसेंटल सर्कुलेशन में क्या पढ़ा। हमने हमने ये पढ़ा कि प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो है हमारी दो तरीके से होती है। पहला
यूट्रो प्लेसेंटा सर्कुलेशन और फीटो प्लेसेंटा सर्कुलेशन। अभी हम फीटो प्लेसेंटा सर्कुलेशन के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि हमने अब तक यूट्रो प्लेसेंटा सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा क्या। यूट्रो प्लेसेंटा सर्कुलेशन को हम मैटरनल सर्कुलेशन कह रहे हैं। सर्कुलेशन फ्रॉम द डेज़ टू अर्थ इंटरविलस स्पेस, मतलब यह सर्कुलेशन मैटरना से लेकर के प्लेसेंटा के बीच में हो रहा है, इसलिए इसे हम यूट्रो प्लेसेंटा सर्कुलेशन कह रहे हैं। और इस जो प्रोसेस है यूट्रो प्लेसेंटा सर्कुलेशन का, ओ इट स्टार्ट 12th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 12th डे स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम मैच्योर प्लेसेंटा की बात करें तो उसमें 500 ml ब्लड होता है, जिसमें से 350 ml बिलाई सिस्टम में होती है और 150 जो होता है हमारे इंटरविलस स्पेस में होता है। और इस इंटरविलस स्पेस को 3 से 4 बार रिप्लेस्ड होना पड़ता है, तभी हमारे इंटरविलस स्पेस की जो ब्लड फ्लो होता है वो 600 से 500 से 600 ml पर मिनट होता है। एंड इसके अलावा कुछ हम प्रेशर के बारे में बात किए थे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर, अगर इंटरविलस स्पेस की बात करें तो यूट्राइन आर्टरी जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो 30 से 50 mmHg होता है, और यूट्राइन जब रिलैक्स होती है तो 10 से 15 mmHg होता है। एंड इसके अलावा प्रेशर इन यूट्राइन आर्टरी 70 से 80 mmHg, और जब यूट्राइन वेन की अगर बात करें तो 8 mmHg, और इसके अलावा ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात करें तो 90 से लेकर के 95 mmHg तक होता है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन के बारे में। तो ये जो फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है, जैसा कि इसकी नाम से क्लियर है, फीटो प्लेसेंटल मतलब यह जो सर्कुलेशन है फीटस से लेकर के प्लेसेंटा तक होगा, मीन्स बिटवीन द फीटस एंड द प्लेसेंटा। यह जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन फ्रॉम द प्लेसेंटा टू फीटस बाय द अम्बिलिकल वेन। अब जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना उसको पढ़ते तो हैं, साथ में इमेजिनेशन भी करते हैं। तो हम इमेजिन करेंगे कि हमारा प्लेसेंटा किधर है और हमारा फीटस किधर है, और हमारे फीटस और प्लेसेंटा को बीच में जो कनेक्शन बना के रखता है उसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। और इस अम्बिलिकल कॉर्ड में कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें से 2 आर्टरी होती हैं और एक वेन होता है। तो अभी हमने बात किया कि सर्कुलेशन फ्रॉम द प्लेसेंटा तो फीटस, मतलब फीटस कुछ अगर जो सर्कुलेशन हो रहा है फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस होगा तो अम्बिलिकल वेन के थ्रू होता है। और आपको पता है कि जो अम्बिलिकल वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा से लेकर के फीटस को देगा। जो ये काम करता है उसे हम अम्बिलिकल वेन कहते हैं। अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा से लेकर के फीटस को देता है, और अगेन रिटर्न फ्रॉम द फीटस टू प्लेसेंटा बाय द अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब फीटस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फीटस के पास उसको प्लेसेंटा तक लेके जाएगी अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू। अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा तक लेके जाती है। मतलब हमने अब तक क्या बात किया कि ये जो सर्कुलेशन है फीटस और प्लेसेंटा के बीच में होगा। द सर्कुलेशन फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस बाय द अम्बिलिकल वेन, प्लेसेंटा से फीटस तक अम्बिलिकल वेन के थ्रू, और अगेन फीटस से प्लेसेंटा तक अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू। ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द प्लेसेंटा टू फीटस अगर हम बात करें तो 400 ml पर मिनट। ठीक है, मतलब 400 ml पर मिनट ये जो ब्लड है प्लेसेंटा टू फीटस जो ब्लड है वो फ्लो होता है। ठीक है, 400 ml पर मिनट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फीटल कैपिलरी प्रेशर इन बिलाई, वो 20 से 40 mmHg होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ प्रेशर की कि अम्बिलिकल आर्टरी का जो प्रेशर होता है वो 60 mmHg होता है, जबकि अम्बिलिकल वेन का जो प्रेशर होता है वो 10 mmHg होता है। एंड इसके अलावा अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात करें तो अम्बिलिकल आर्टरी, आपको पता है कि अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, मतलब इसमें इसका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन रहेगा वो 60% रहेगा। एंड इसके अलावा अगर अम्बिलिकल वेन की बात करें तो इसमें 70 से 80% होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लेसेंटल
प्लेट्स के बारे में कि प्लेसेंटा के प्लेट कितने होते हैं। तो मेनली जो प्लेसेंटा के दो प्लेट होते हैं, पहला कोरियोनिक प्लेट और दूसरा बेसल प्लेट। कोरियोनिक प्लेट जो है वो फीटस साइड में होगा, ठीक है, और इट्स लाइन बाय द एमनियोटिक मेम्ब्रेन। मतलब जो कोरियोनिक प्लेट है वो फीटस के साइड में होगा और एमनियोटिक मेम्ब्रेन के थ्रू लाइंड होगा, और इसी में अटैच होता है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड। मतलब जो कोरियोनिक प्लेट है उसी की साइड में अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है बेसल प्लेट, जिसे हम जो कि मैटरनल साइड की तरफ रहती है, ठीक है, और ये प्रेजेंट एट नियर द मैटरनल सरफेस, और इस पे प्रेजेंट होते हैं नीटाबुच लेयर। और ये नीटाबुच लेयर जो क्या करते हैं, इट प्रिवेंट फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। नीटाबुच इज अ बैरियर mainly प्रेजेंट मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। कहने का मतलब जो ये नीटाबुच लेयर होती है वो जो भी एक्रीटा इनक्रीटा एंड परक्रीटा होती हैं, मेनली एक्रीटा से ये प्रिवेंट करके रहता है। मतलब ये जो प्लेसेंटा का अटैचमेंट है ना, उसको डीपली अटैच होने से, इन्वेड होने से इसे प्रिवेंट करता है। अगर प्लेसेंटा डीपली इन्वेड कर देगी तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा एक क्रीटा के होने के चांसेस रहेंगे। मेनली अगर मेनली जब नीटाबुच लेयर absent होती हैं तो ये प्लेसेंटा एक क्रीटा कॉज कर देती है। मतलब जब भी अगर प्लेसेंटा एक क्रीटा होता है, इसका मतलब नीटाबुच लेयर जो है वहाँ से absent होती है। अगर ये absent रहेगी तो प्लेसेंटा इन्वर्ट कर जाएगा और प्लेसेंटा एक क्रीटा होने के चांसेस हो जाएंगे। सो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड इसके अलावा आई थिंक अगर आपने इस वीडियो को डिटेल में आपने अच्छे से प्रॉपर तरीके से देखा है तो आपका प्लेसेंटा जो है आप आज जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस डिस्क्रिप्शन में इस का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ से आप जा कर के ईज़िली अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट पार्ट में हम फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।